हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 13 में। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं मैं बताता हूँ आपको। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बर्ड का और फिश का एग्जाम्पल लिया था। तो आज का लेक्चर में मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ, पहले उसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक पहले टफ सवाल करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में नीचे एक मिरर लगा हुआ है जो कि एक प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? प्लेन मिरर है। इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है। लो भैया, बहुत बढ़िया, इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है। अब हो क्या रहा है, इसके जस्ट मिड पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो कि कहाँ रखा है? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, मतलब 20 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा अगर ये मिड पॉइंट है तो। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर एक आंख लगी हुई है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये किसकी आंखें हैं? ऑब्जर्वर की, आई ऑफ ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर की आंखें हैं जिससे वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो बेटा मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात करूंगा। ये ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और यहाँ पे एक प्लेन मिरर भी लगा हुआ है जो कि जिसकी हाइट जो है 20 सेंटीमीटर, डेप्थ उसकी नीचे है ऑब्जेक्ट से। तो पूछा गया है फाइंड, सवाल देखिए भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस फॉर्म्ड, टू इमेजेस एज सीन बाय ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर को जो दो इमेजेस दिखाई देंगी उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा? दिस इज द क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया सवाल है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए और देखते हैं आगे। बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको दिया नहीं है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो जाएगा, है ना। अब 4/3 पर ट्राई कीजिए। हाँ जी, तो मेरी बात ध्यान समझिएगा। पहली इमेज तो क्या दिखाई देगी, जैसे मान लीजिए I1 की बात करूं मैं, तो I1 के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा, D'/D इज इक्वल टू N2/N1। एक रे तो सीधा निकलेगी ऑब्जर्वर से, सॉरी ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की आंखों के लिए। भाई बाहर तो एयर है, अब एयर का तो 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई मेरी बात समझ में? तो एक रे तो सीधा निकलेगी, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? D' तो मुझे नहीं पता, पर D कितना है? D इज 20, N2/N1। भैया N2 हो जाएगा 1 और N1 हो जाएगा 4/3। तो ये 4/3 इसको ऐसे लिख दूंगा और D' हो जाएगा D'/20 बराबर 3/4। सोल्व करने पे आएगा 4 से ये कट जाएगा 5 बार और D' की जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो आएगी 15 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? D' बराबर 15 सेंटीमीटर। आई मेरी बात समझ में? 4 से हम इसको उड़ा देंगे, किसको? 20 को, तो 5 × 3 15 सेंटीमीटर। तो एक इमेज तो बनेगी, जहां तक हमें समझ में आ रहा है, एक बनेगी यहां से 15 सेंटीमीटर पर। अब बेटा एक और बात ध्यान रखना, होगा क्या ना कि भैया ये ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर अगर प्लेन मिरर से है तो भैया 20 सेंटीमीटर नीचे इमेज भी बनेगी। आई मेरी बात सुनो, I2', तो ये कितनी हाइट पे बनेगी? 20 सेंटीमीटर पर। होगा क्या, यहां से रे जाएंगी, यहां से रे जाएंगी और रे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, हमें लगेगा यहां से कहीं से आ रही थी, और यही रे जब दोबारा बाहर जाएंगी तो बाहर जाके दोबारा यहां पे क्या करेंगे? यही रे दोबारा बाहर जाके क्या करेंगी बेटा? दोबारा रिफ्रैक्शन करेंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को ये इमेज भी दिखाई देगी
कितने सेंटीमीटर पर? 20 20 20 60 पर। इस ऑब्जर्वर को ये इमेज कितने सेंटीमीटर नीचे दिखाई देगी? 20 20 20 60 पे नहीं, गलत है। अबे 20 20 20 तो इसकी रियल डेप्थ है इस इमेज की। ऑब्जर्वर को कितनी दिखाई देगी? दैट इज डी डबल डैश। डी डबल डैश अपॉन डी, डी इज 60। इमेज की रियल डेप्थ 60 सेंटीमीटर है। अबे ऑब्जर्वर को दिखाई देगी n2 बाई n1, n2 हो जाएगा, फिर से ऑब्जर्वर के ही उसमें जा रहा है तो 1, और फिर से कहां से आ रहा है? 4/3 से, तो 4/3 कर दीजिए और इसको सॉल्व करोगे तो डी डैश की जो वैल्यू आएगी डी डबल डैश की, भाई साहब 4 से 60 को उड़ा दीजिए, 15 15 इंटू 3 45 सेंटीमीटर ये हो जाएगा डी डबल डैश। गेटिंग माई पॉइंट? तो भैया डी डैश हो जाएगा 15, डी डबल डैश जो कि कुछ यहां पर आएगा, नहीं यहां पे नहीं, कुछ यहां पे आएगा, एक्चुअली इसको यहां पे दिखाई देगा, ये दिस इज डी डबल डैश विच इज 15 सेंटीमीटर। तो बेटा एक इमेज कहां बनी? 15 पे, सॉरी 45 सेंटीमीटर, 45। दूसरी कहां बनी? सरफेस से 45 पर। अबे सही है ना? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है डी डबल डैश माइनस डी डैश बराबर 45 माइनस 15, तो आंसर इज 30 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? तो भैया ये इस टफ सवाल का आंसर हो गया। कितना? डी डैश बाई डी डैश माइनस डी डैश, डी डबल डैश माइनस डी डैश इज इक्वल टू 15 माइनस 45 माइनस 15, 30 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है, जरा भी डाउट आता है बाहर आके पूछिए, शानदार सवाल है, टफ कैटेगरी सवाल है, लल्लू सवालों में नहीं आता है। आई मेरी बात समझे? फटाफट उतारिए इसको, फिर आगे देखेंगे। हाँ जी, अब आइए बेटा इधर आइए। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन ए स्लैब। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक्चुअली क्या था? सिंगल रिफ्रैक्शन था। स्लैब क्या होता है? ग्लास का स्लैब हम लोग ले रहे हैं, यहां पे ये पूरा का पूरा किसी एक मटेरियल से बना होगा, जैसे मान लीजिए उसको हमने n मान लिया है। तो भैया ये n है, बाहर अगर एयर होगी, तो एक्चुअली क्या होगा? हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शिफ्ट की। तो बेटा मान लीजिए कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से कुछ रे निकली, ऐसे आई, फिर दोबारा निकली, ऐसे चली गई। इसी प्रकार से इधर भी एक रे आएगी। बेटा मैं रे डायग्राम ढंग से बना रहा हूं। एक रे ऐसे भी आएगी, कुछ ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी। तो यहां पे मान लीजिए कुछ आंखें वाखें लगी हुई है ऑब्जर्वर की, कोई डायनासोर जैसा ऑब्जर्वर था, उसकी आंखें लगी हुई है, तो वो बोलेगा कि भैया मुझे तो कहीं और दिखाई दिया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां दिखाई दिया? मान लो उसको यहां पे दिखाई दिया इमेज। उसको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा नहीं, इमेज दिखेगी, तो इमेज उसको कहीं यहां दिखी, तो दिस इज द शिफ्ट। ये इतना शिफ्ट हो गई इमेज। तो बेटा ये जो शिफ्ट हुआ इस शिफ्ट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका डेरिवेशन भी हो जाता है, बट ऐसा कुछ काम का नहीं है, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सीधे काम की चीज बता रहा हूं। ये जो स्लैब है, इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो आप मान लीजिए थिकनेस उसकी t मान लीजिए। कितनी मान लीजिए? t। तो बेटा यहां से मैं क्या कह सकता हूं? शिफ्ट जो है s मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? आपको क्या बोलूंगा यहाँ पे? मेरी बात ध्यान समझिएगा। शिफ्ट s वो हो जाएगा t 1 माइनस 1/n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर शिफ्ट। ये आपको रट के रखना है, रट के। छोटा मोटा भी नहीं चलेगा कि हल्का फुल्का पता है चल जाएगा काम, ना भैया, एज इट इज रट के रखना है। इसका जनरलाइज फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। शिफ्ट विल बी इक्वल टू टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, इनटू 1 माइनस n ऑफ सराउंडिंग
डिवाइडेड बाय n ऑफ स्लैब। ये रियल फॉर्मूला है बेटा इसका। ये इसका वो वाला फॉर्मूला है जहां पे सराउंडिंग का जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 हो जाता है, मतलब एयर मान लेते हैं हम लोग उसको, या वैक्यूम मान लेते हैं। अगर मैं इसको स्लैब को किसी पानी में रखता हूं तो ऊपर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो जाएगा हमारा स्लैब, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा स्लैब के अंदर। अब बेटा इसके ऊपर कई प्रकार के सवाल आते हैं, वो सवाल समझते हैं कैसे होंगे। तो इसको देखिए, सवाल देखते हैं इसको, है ना, इसके ऊपर। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, शिफ्ट लिख लीजिए। शिफ्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, है ना, या फिर ये इस चीज को दर्शा रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना शिफ्ट हुई। बहुत ही काम की चीज है बेटा, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको फास्ट। हाँ जी, तो अब मेरी बात को हम ध्यान समझिएगा। जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं, ध्यान समझिएगा। एक स्लैब है जिसकी टोटल चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। एन मैंने ले लिया है 1.5। गेटिंग माय पॉइंट? यहां ले लिया है एयर और यहां भी ले लिया है एयर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए कि वो रखा है 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो पूछा गया है कि इमेज कहां बनेगी, या ये ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें पूछा जाए तो शिफ्ट पूछा या फिर इमेज पूछी, बात एक ही है। चलो शिफ्ट की बात करते हैं। तो बेटा इस पर्टिकुलर केस में शिफ्ट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी T1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू या फिर n तुम बोल सकते हो। ऊपर क्या है? म्यू ऑफ सराउंडिंग या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग एयर था तो 1 ले लिया, एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आएगा, दैट इज 1.5। ग्लास सॉरी, जो भी मटेरियल है 1.5। बेटा सोल्व करने पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है टी कितना है बेटा? 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बाय 1.5। सही बात है। इसको हमने क्या करा? सोल्व कर दिया। तो ये हो जाएगा कितना? इसका हमने एलसीएम ले लिया 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.5। तो कितना आएगा? 1.5 माइनस 1 इज 0.5। तो 0.5 बाय 1.5 ये हो जाएगा 15 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। सोल्व करने पे कितना आएगा? सोल्व करने पे ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब शिफ्ट जो आया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब जो इमेज होगी वो एक्चुअली यहां बनेगी इस तरफ से देखने पर, और ये 45 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी इस सरफेस से। गेटिंग माय पॉइंट? अरे आ रहा है ना समझ में? कुछ भी पूछ सकता है। पूछा इस सरफेस से इमेज कितनी दूरी पर होगी, तो 45 प्लस 15। पता पड़ा कि ये दिया ही नहीं 50, बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस सरफेस से 65 सेंटीमीटर पे रखा था। तो व्हाट डज इट मीन कि 15 हटा दीजिए 65 से 50 बचा। आई मेरी बात समझ में? इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी मैं आपको खत्म नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ शिफ्ट का ही, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। मैंने क्या करा, इसी केस के अंदर, इसी केस में जो ऑब्जेक्ट था, सॉरी अपना जो ग्लास स्लैब, वो स्लैब था, उसको मैंने ले लिया 1.5 और बाहर का ले लिया है 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं रखा हुआ है। अब की बार भी यहां रखा हुआ है, अब की बार भी ऑब्जेक्ट जिसकी दूरी है 50 सेंटीमीटर। आई मेरी बात समझ में? बेटा जो स्लैब की जो हमारे पास में विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है शिफ्ट क्या है, तो शिफ्ट निकालने के लिए मैंने क्या करा है, शिफ्ट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा शिफ्ट? T1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब। म्यू या फिर इसको n आप कुछ भी बोल सकते हो।
तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 15, 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग इज 2 डिवाइड बाय स्लैब इज 1.5। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा सॉल्व करने पे ये कितना होगा, इट इज 15, 1.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1.5। आई मेरी बात समझ में। तो 1.5 में से 2 गए तो माइनस 0.5 बचेगा। सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में 5 सेंटीमीटर आएगी शिफ्ट। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, साहब इधर प्लस में आया इधर माइनस में आया, वैल्यू बराबर आई, फर्क क्या है। बेटा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। फर्क समझाता हूं, एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए। हाँ जी, इसमें प्लस सेंटीमीटर आया 5, प्लस 5 सेंटीमीटर आया, तो जो ऑब्जेक्ट था ना बेटा इधर ही निकलेगी हमारी यूजफुल रे। तो मैं कुछ टर्म्स बोलने वाला हूं, जिधर हमारी यूजफुल रे जाएगी अगर शिफ्ट पॉजिटिव है तो इमेज उतना ही आगे शिफ्ट हो जाएगी। दोबारा मेरी बात समझना, जिस तरफ यूजफुल रे जाएगी और शिफ्ट अगर पॉजिटिव है तो उधर ही हमारी इमेज शिफ्ट हो जाएगी। अगर हमारे शिफ्ट नेगेटिव आया तो जिधर रे जाएगी यूजफुल रे उसके उल्टी साइड में इमेज शिफ्ट होगी। कितनी, या 5 सेंटीमीटर था तो इमेज उल्टी बनेगी 5 सेंटीमीटर पे, मतलब इस सरफेस से इमेज अब 55 सेंटीमीटर पे हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो शिफ्ट अगर नेगेटिव आया तो जिस तरफ यूजफुल रे जाएंगी उसके ऑपोजिट साइड में शिफ्ट इमेज होगी, मतलब इमेज उसके ऑपोजिट में शिफ्ट हो जाएगी। तो बेटा इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूरा नोट डाउन कर लीजिए इसको ढंग से। हाँ भाई, तो अब हम इसमें अपन कुछ और सवाल भी करते हैं शिफ्ट के अंदर ही। तो देखिए शिफ्ट में कुछ और बेहतरीन हम सवाल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 स्लैब हमने ले लिए हैं, 3 स्लैब। बेटा एक स्लैब है, ये दूसरा स्लैब है, ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा स्लैब है और ये तीसरा स्लैब है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे हमने यहाँ पे 3 स्लैब ले लिए हैं। पहला जो स्लैब है वो हमने माना है 10 सेंटीमीटर का लंबाई में, मतलब चौड़ाई में, 15 का मान लीजिए, 15 सेंटीमीटर का इसकी विड्थ थी 15। दूसरा जो स्लैब है उसकी चौड़ाई कितनी है, ये 15 का है, इसकी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर आपको विड्थ दे रखी है, वो थिकनेस दे रखी है। बेटा इस स्लैब की थिकनेस आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर की। इसमें जो अपना n की वैल्यू थी वो थी 1.5, यहाँ n की वैल्यू थी 2, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू थी 1.5। ये सारे एयर में रखे हुए थे, सब एयर है, यहाँ पे सब के बाहर एयर है, ऐसे एयर 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 एयर। आई मेरी बात समझ में। तो सारे ऐसे एयर में रखे हुए थे, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए भैया इस यहाँ पे ऐसे लाइन से मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दूं, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है साहब। तो सबसे पहले क्या है कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो अगर मैं 3 स्लैब है तो तीनों की अलग अलग शिफ्ट आएगी। तो बेटा तीनों की शिफ्ट कितनी आएगी, तुम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे रखा हुआ है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। शिफ्ट डिपेंड कर रही है सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द स्लैब, सॉरी उसके अलावा बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है शिफ्ट। तो शिफ्ट 1 विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो 1 बाय म्यू कितना है 1.5। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा सोल्व करने पे कितना आएगा 15, 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.5। इसको मैं कितना लिख दूंगा 0.5 डिवाइड बाय 1.5, तो सोल्व करने पे ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आप सोल्व करके इसको देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। उसके बाद अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसमें जो शिफ्ट आएगा S2 वो कितना हो जाएगा 21 माइनस 1/2। बेटा सोल्व करने पे आएगा ये 10 सेंटीमीटर।
इसमें जो शिफ्ट आएगा दैट इज S3, वो कितना हो जाएगा 31 माइनस 1/1.5। तो बेटा सॉल्व करने पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, सोल्व करने पे 1.5 माइनस 1 तो 0.5 डिवाइड बाय 1.5 इज कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3। 3 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। भाई 0.5 बाय 1.5 क्या हो सकता है 1/3, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज 10 सेंटीमीटर, 30 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज 10 सेंटीमीटर। गेटिंग माय पॉइंट। तो 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये 5 हो गया। तो ओवरऑल जो टोटल शिफ्ट आएगा, तो टोटल शिफ्ट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो वो हो जाएगा कितना, टोटल शिफ्ट विल बी इक्वल्स टू 5 + 10 + 10 विच इज 25 सेंटीमीटर। बेटा प्लस में आया तो व्हाट आई कैन राइट कि ये शिफ्ट आगे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आई मेरी बात समझ में। अगर शिफ्ट नेगेटिव में आया होता तो पीछे शिफ्ट होता। सर पीछे होगा, आगे को कैसे पता लगेगा? बेटा जिधर रेज जाएंगे हमारी यूजफुल उधर ही होएगा शिफ्ट पॉजिटिव, जिधर से रे निकलेंगी यूजफुल उधर ही शिफ्ट होगा पॉजिटिव। आई मेरी बात समझ में। शिफ्ट अगर नेगेटिव आया तो जिधर यूजफुल रे जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट उतना शिफ्ट हो, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज शिफ्ट हो जाएगी ऑब्जेक्ट से उतने ही डिस्टेंस पर। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, शानदार सवाल था, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है उसको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है, देखिए इसी को अगर मैं मान लीजिए तीनों स्लैब को बिल्कुल पास पास में लिया तो, जिसे मान लीजिए अब ये 15-20 था, इसके बीच की डिस्टेंस मान ले 10 सेंटीमीटर थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ले 7 सेंटीमीटर थी। तो भाई एक बार बताओ यार, और इसके बीच की डिस्टेंस मान ले 50 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर थी। तो भाई ऑब्जेक्ट कितनी दूर है और स्लैब्स के बीच की कितनी डिस्टेंस है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है शिफ्ट में यार? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मान ले कि मैंने जो 3 स्लैब थी तीनों को बिल्कुल चिपका दिया, मतलब इतना चिपका दिया कि लगभग क्या मतलब तीनों बिल्कुल चिपकी हुई थी, सेम सिचुएशन। इसमें कितना था 1.5, इसमें कितना था 2, इसमें कितना था 1.5। भाई साहब ये कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। गेटिंग माय पॉइंट। ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 सेंटीमीटर हो गया। हम लोगों को ये बात पता है कि भैया अगर मैं शिफ्ट निकालना चाहूंगा तो इसका जो पहले वाले का शिफ्ट आएगा वो 15 के हिसाब से 5 आ रहा था, इसका शिफ्ट आएगा इसका 10 आ रहा था, ओ भैया इसका शिफ्ट आ रहा था S3 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं तीनों को जोड़ भी दूंगा तो भी जो शिफ्ट है दोनों का तीनों का आप इंडिविजुअली ऐड कर दीजिए, वो ही हमारे पास में शिफ्ट आएगा। तो इमेज जो आएगी वो फाइनली 25 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा आपको हर बार अलग अलग करने की, मतलब हर बार आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना, बीच वाले का लिखते वक्त 1.5 और 1.5 मत कर देना पागलों की तरह। भाई जो सराउंडिंग की बात करता है ना, तो जब भी से 3 आएंगे भाई साहब गलती से भी बीच वाले का 1.5 मत कर देना सराउंडिंग में, तीनों को अलग अलग कर दीजिए। अब देखिए बीच वाला भी एयर में ही रखा हुआ है, ऐसी बेवकूफियां मत करना कि पता पड़ा ये 1.5 है, ये 1.5 है, बीच वाले के लिए सराउंडिंग 1.5 ले लिया। पागल हो जाएगा तो, गलत हो जाएगा पूरा, मार्क्स नहीं आएंगे, फिर रोओगे बैठ के सर क्या हो गया, तो होना ही है वो, तो ऐसी गलती करोगे तो। भाई साहब ध्यान रखना, ये 2 है, ये 1.5 है, 1.5 है, तीनों एयर में रखे हुए हैं। कंसीडर ऑल द 3 स्लैब एज दे आर प्लेस्ड इन एयर। तीनों को ऐसे ही कंसीडर करना है कि तीनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग एयर में रखी हुई है।
आई मेरी बात समझ में? अच्छे से आई तो नोट डाउन कीजिए, नहीं आई तो भी नोट डाउन कीजिए, बाहर आके डाउट पूछिए। आई मेरी बात समझ में? तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद इसमें और भी कई सारी बातें हैं जो इसमें करनी बाकी है, तो मैं आपके साथ में इसमें और भी कई प्रकार की बातें करूंगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अपन ने यहाँ पे 3 स्लैब लिए हैं, 3 स्लैब लिए हैं इस प्रकार से। अब इसमें हमने क्या करा था, 1.5 ले लिया, इसमें 2 ले लिया। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं ले लेता हूँ अराउंड, इसको मैं ले लेता हूँ 4/3, ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो हमने कितनी ले ली थी पिछली बार, 15 सेंटीमीटर, तो 15 ही रहने दो। इसकी बेटा 20 सेंटीमीटर, इसकी जो 30 थी ना उसको 40 कर दो। मतलब अलग सवाल है वैसे तो, पर 40 कर दिया हम लोगों ने, ठीक है भैया। अब यहाँ पे 3 शिफ्ट आएंगे। अब जब तुम बीच वाले का शिफ्ट लिखोगे, देख सबसे पहले S1 की बात करते हैं। तो S1 में सराउंडिंग क्या है? सर एक तरफ तो 2 है, एक तरफ एयर है। बेटा ऐसे नहीं होता है, इन तीनों को अलग अलग कर दीजिए। तीनों एयर में रखे हुए हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर शुड बी इन सेम मीडियम। आप तीनों को एयर में तभी मान सकते हो जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों ही की दोनों एयर में रखे हुए हो, मतलब बैठे हुए हो। ऑब्जेक्ट तो कम से कम रखा हुआ हो, ऑब्जर्वर बैठा हुआ हो। किसके अंदर? एयर में। आपको तीनों का सराउंडिंग अगर कुछ और मानना है, मान ली तेल मानना है, पानी मानना है, पानी तो मान लिया, कुछ भी मानना हो, पानी मानना हो, बर्फ मानना हो, कुछ भी मानना हो, आपको नाइट्रोजन गैस माननी हो, कुछ भी रैंडम, तो आप क्या करोगे फिर? ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों उसी सेम में रखे होने चाहिए। मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ शुड बी इन द सेम मीडियम। तभी हम लोग तीनों की इंडिपेंडेंटली शिफ्ट लिख पाएंगे। बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बात को। इफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, नोट डाउन कीजिए जल्दी से, इसको बाद में छाप लीजिएगा, पहले स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिए। इफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन द सेम मीडियम, then we will calculate, दोबारा बोलता हूं बेटा ध्यान समझना। इफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर प्लेस्ड इन द सेम मीडियम, both are placed in the same medium, then we will calculate the shift of the whole system by calculating the shift of individual slabs, and considering all the slabs are placed in the same medium in which object and observer are placed. Getting my point? तो बेटा इस पूरी कहानी को आप लिख लीजिए, ठीक है। इस पूरी कहानी को आप लिख लीजिए। तो ये कि यही कहानी अब आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी, तो आप इसको फटाफट से पूरा नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नहीं कर पाए तो जल्दी से। हाँ जी, अब मेरी बात समझना। अब मुझे शिफ्ट निकालना है, तो S1 कितना हो जाएगा? 15, तो मैं यहां से निकालूंगा। S1 हो जाएगा 15, 1 माइनस, अब भैया एयर है बाहर तो 1/1.5। बेटा सोल्व करने पे 5 सेंटीमीटर आएगा। S2 मैंने पहले किया हुआ है, तो ये 10 सेंटीमीटर आएगा। S3 में अपने दिक्कत आएगी। S3 क्या हो जाएगा? S3 हो जाएगा 40, 1 माइनस 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3। सोल्व करने पे भी आएगा 10 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये भी हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इज 1/4 एंड 40/4 इज 10 सेंटीमीटर। तो मेरी बात समझ में आ गई।
अगर तीनों के तीनों स्लैब से हमें नेट शिफ्ट निकालना हो और कंडीशन ये दे रखी हो कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों के दोनों सेम मीडियम में रखे हुए हो, तो आप तीनों स्लैब को अलग अलग सिंगल सिंगल स्लैब की तरह कंसीडर कीजिए और उनका सराउंडिंग मीडियम वही मानिए जो मीडियम एयर और ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का है। ये फॉर्मूला, ये शिफ्ट करने का तरीका और ये जो कॉन्सेप्ट है ये तभी वैलिड है व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर प्लेस्ड इन द सेम मीडियम। गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो दोनों सेम मीडियम में होंगे तो ही ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। अगर नहीं होंगे तो सर, तो बेटा उसके लिए कुछ और चीज होती है, मैं आपको वो आगे बताऊंगा। बट ये तभी वैलिड है जब ये फॉर्मूला, ये शिफ्ट तीनों जोड़ दो इंडिविजुअल निकाल के और ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा लिख दो। शिफ्ट निकल गई ना तो सीधा इमेज की पोजीशन निकल जाएगी। सोच कितना आसान है। अगर शिफ्ट निकाल दी तुमने तो भैया ऑब्जेक्ट पता है 25 सेंटीमीटर शिफ्ट आई तो इमेज 25 सेंटीमीटर आगे कर दे, -25 आई तो पीछे कर दे, जिधर हमारी यूजफुल रेस की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दे। कौन सी बड़ी बात है? तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि कब हो सकता है ऐसा, जब 3, 4, 5, 6, 8, 10 स्लैब अगर लगी हुई हो तो आपको करना क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम मीडियम में होगा तो सारे स्लैब्स की अलग अलग शिफ्ट निकाल लीजिए और सबका सराउंडिंग वही मानिए जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का होगा। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद फिर अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा अब इसमें मैं आपको एक आध सवाल और कराता हूँ बढ़िया सा। देखो ध्यान समझिएगा, ये तो खैर इसका पार्ट हो गया, अभी समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये एक स्लैब था, ठीक है, स्लैब था बेटा। स्लैब का जो अपने को दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1.5 दे रखा है। इसकी जो चौड़ाई है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसे रे गिरी, तो ऐसे रे गिरी और अगर ये स्लैब नहीं होता तो दोनों की दोनों रे बड़ी खुश होती हुई आ रही थी, चलो यहाँ पे अपन मिलेंगे। और जो डिस्टेंस थी जहां ये मिलने वाले थे ये 10 सेंटीमीटर आगे थी। आई मेरी बात समझ में? तो यहां ये लोग मिलने वाले थे, तो जहां मिलने वाले थे वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पर स्लैब आ गया तो इनका मिलन कैंसिल नहीं हुआ, शिफ्ट हो गया। आई मेरी बात समझ में? कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ पे कैंसिल नहीं होता, यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट तो हुआ भैया। अब किधर शिफ्ट होगा देखते ध्यान से। देखो शिफ्ट डायरेक्टली निकाल लीजिए, कितना आएगा 15, 1 माइनस 1.5। आफ्टर सॉल्विंग आई विल गेट द वैल्यू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईयर। तो 5 सेंटीमीटर इनका मिलन आगे शिफ्ट हो जाएगा। और वो कितना शिफ्ट कैसे होएगा? ऐसे करके ऐसे आगे ये शिफ्ट हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे ही सही पर कम से कम मिले तो सही। तो ये 5 सेंटीमीटर आगे जाके इमेज बनेगी। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस हो गया बेटा। अगर मान लीजिए सेम केस में आपको ऐसे लेता हूं, सेम केस कि यहाँ पे n बराबर 1.5 ले लिया हम लोगों ने, थोड़ा बड़ा मोटा बन गया है, 15 सेंटीमीटर ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n बाहर 2 ले लिया, इसका सराउंडिंग भी बाहर 2 हो गया। बेटा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको कि जो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल वो 20 सेंटीमीटर पे होता। बड़े खुश थे कि यहां मिलेंगे, लेकिन बीच में स्लैब आ गया। जब स्लैब आ गया तो फिर शिफ्ट हो जाएगा मिलन। तो देखते हैं मिलन कैसे शिफ्ट हुआ। शिफ्ट निकाला गया इन लोगों का। अब की बार सराउंडिंग में 2 था तो जब वैल्यू पुट करी गई 15, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1.5। बेटा सोल्व करने पर शिफ्ट की वैल्यू तो वही आई 5 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में आई। ओहो, तो बेटा इधर ही हमारी यूजफुल रे थी, तो शिफ्ट पॉजिटिव होता तो यूजफुल रे की डायरेक्शन में होता, बट नेगेटिव हुआ तो यूजफुल रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट हुआ। यूजफुल रे अगर इधर है तो शिफ्ट उल्टा होगा। तो फाइनली जो शिफ्ट हुआ वो यहां हो जाएगा और ये जो रेस थी ये और ज्यादा खुश हो गई क्योंकि ये पहले ही मिल गई।
तो ये जहां मिलने वाली थी वहां से 5 सेंटीमीटर पहले ही मिल गई। तो दिस इज द केस ऑफ शिफ्ट। आई मेरी बात समझ में? बेटा ये शिफ्ट के केस है, आपको ये सारे केस समझ में आने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही लॉजिकल केस है। अब इसमें कई प्रकार के लोग क्या करते हैं ना, लोग इसके अंदर कई प्रकार से मतलब मिर्च मसाला डाल देते हैं। जस्ट लाइक कि स्लैब के साथ में वो लोग मिरर को लगा देंगे, कभी किसको लगा देंगे, कभी क्या करेंगे। तो एक सवाल अपन ऐसा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे पर एक सवाल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसका एक सवाल हम लोग करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा आप है ना, सुनिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे एक मिरर है। ओहो, फोकल लेंथ वही 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। बेटा यहाँ पे स्लैब है, बहुत ही प्यारा स्लैब है, बहुत ही प्यारा। उस स्लैब में मैंने क्या करा, ये ले लिया मैंने 15 सेंटीमीटर की थिकनेस का स्लैब है, n बराबर ले लिया है 1.5। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा हमने ले लिया है इसको, 15 सेंटीमीटर का स्लैब है। हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर की थी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 10 सेंटीमीटर की थी। तो यहाँ रखा हुआ था ऑब्जेक्ट जो कि मिरर से 10 और 10 20 और 10 कितना हो गया, 30 5 35 35 सेंटीमीटर पे मिरर से रखा हुआ था। पूछा गया है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, मतलब रे इससे जाएगी, उसके बाद मिरर से टकराएगी, फिर वापस आएगी। पूछा गया है फाइनली इमेज कहाँ बनेगी। तो बेटा इस सवाल को मैं बताता हूं, रुक जाइए एक मिनट। देखो बेटा मिरर को जो रे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ना, वो एक्चुअली शिफ्ट होके दिखाई देगा। तो शिफ्ट कितना है, शिफ्ट 5 सेंटीमीटर है, जो कैलकुलेशंस वही है, इसलिए फालतू में कैलकुलेशन में नहीं उलझ रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट को जो इमेज दिखाई देगी वो 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट होके दिखाई देगी। सॉरी ऑब्जेक्ट को नहीं, मिरर को। तो अकॉर्डिंग टू दिस मिरर, ये जो इसके अकॉर्डिंग जो इमेज इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्चुअली कहां पर होगा, 30 सेंटीमीटर पे होगा। अब इसको क्या पता यार कहां रखा हुआ है, ये तो यही बोलेगा ना भाई ग्लास स्लैब से पास होने के बाद जहां दिखेगा वही मेरे लिए ऑब्जेक्ट। सही बात है कि नहीं है? अब इसे तो ना पता है कि इधर पीछे 15 पे रखा है, 10 पे रखा है, 20 पे रखा है, 25 पे रखा है। इसको तो बस यही पता है ना कि भैया वहां से निकल के, यहां से निकलने के बाद उसको जहां दिखाई दे रही है वही उसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग यही ऑब्जेक्ट होगा जो कि 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉर मिरर, अगर मैं मिरर की बात करूं, फॉर मिरर, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा और फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो मिरर के केस के लिए मैं बोल सकता हूं कि जो इमेज डिस्टेंस होगी वो -60 सेंटीमीटर होगी। तो मिरर क्या बोलेगा कि भैया एक मिनट, मिरर बोलेगा कि यहां से 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनाइए। अब 60 सेंटीमीटर पे जब इमेज बन रही होगी अकॉर्डिंग टू मिरर, तो फिर से इससे पास करेगी रे और फिर से शिफ्ट हो जाएगी। मेरी बात ध्यान समझिएगा। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रह जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे रह जाएगी और यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? अब मिरर बोलेगा कि लो भैया जाइए यहां से, फिर से ये शिफ्ट कर रही है और ये ऐसे करते 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 अकॉर्डिंग टू मिरर तो यहां बननी चाहिए थी I2', लेकिन शिफ्ट होके आगे बनेगी और फाइनली बनेगी कितनी दूरी पे, 5 सेंटीमीटर और आगे। तो दिस इज द फाइनल इमेज जो कि यहां से 65 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। बच्चे यही गलती करते हैं भाई साहब, यहां से तो यहां देखो ऑब्जेक्ट भले ही मिरर के लिए 30 पे था, भले ही मिरर ने इंस्ट्रक्शन दिए कि 60 पे जाके बनो, जाओ 60 पे जाके इमेज बनाओ, खुश रहो, मजे करो, लेकिन जब वापस रे आ रही थी बड़ी खुशी खुशी कि 60 पे जाके इमेज बनाएंगे, बहुत मजा आएगा, यहाँ इमेज बनेगी 60 सेंटीमीटर पे हमारी भी, तो बीच में स्लैब आ गया और स्लैब इतना गुस्से में आया, बोला बेटा शिफ्ट हो जा।
अब रे को तो माननी पड़ेगी स्लैब की यार, तो रे मान गई बेचारी कि कहाँ शिफ्ट हो भैया। उसने बोला कि भैया 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाइए जहाँ तुम मिलने वाले थे। तो क्या करे रे, ठीक है भैया कोई बात नहीं, अब तुम कह रहे हो तो 5 सेंटीमीटर आगे। तो स्लैब ने बोल दिया भैया 5 सेंटीमीटर शिफ्ट मेरा पॉजिटिव है, इसलिए 5 सेंटीमीटर। 10 होता तो 10 पे आगे शिफ्ट होना पड़ता। अब क्या करें भाई, स्लैब की बात है, माननी पड़ती है। तो इमेज जहां बनने वाली थी वहां से और 5 सेंटीमीटर आगे बनेगी और फाइनली इमेज जो है वो 65 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बनेगी। तो बेटा ये पूरी कहानी थी शिफ्ट की। ये मिर्च मसाले वाला सवाल था जो मैंने आपको मिर्च मसाला लगा के कराया है। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। हाँ भाई, तो ये शिफ्ट वाले सवाल हो गए। तो बेटा आज का लेक्चर अपन ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नई नई चीज़ों के साथ में। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बात ध्यान रखिएगा, एक ऐसा सवाल भी करेंगे या ऐसा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग अलग मीडियम में होंगे और बीच में स्लैब्स अलग अलग मीडियम की होंगी। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, उस पर हम कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग TIR की तरफ एंटर कर जाएंगे। तो बेटा ये ऑप्टिक्स है, बहुत ही खतरनाक रूप में आ चुका है, इसको सीखते रहिए, आते रहिए, इसको छोड़ना मत। एक भी लेक्चर छोड़ा तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो जाएगा, इसीलिए इसका एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना। अगर आप सारे लेक्चर अटेंड करेंगे, डाउट पूछेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर। तो बेटा इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।